आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल ही है। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, 1665 में जब ये कॉक स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे तब इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। अब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। देखो, जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है ये दी थी प्रकंजी ने। ठीक है, इसके बाद दो साइंटिस्ट थे शेल्डन एंड शेवॉन, इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया था कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया था कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। देखो, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये तो बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एक सेल से ही बने होते हैं। इनके एग्जाम्पल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। इनके एग्जाम्पल है प्लांट एंड एनिमल्स। देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें भी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम, स्पर्म। ठीक है, इन सभी के स्ट्रक्चर देखो, ये इन सभी के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं एंड इन सभी का फंक्शन भी अलग अलग है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो सेल है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम्स एंड प्लास्टिड्स। अब जो सेल है वो जिंदा रहती है क्योंकि वो अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म करती है। अब वो अपने फंक्शन खुद परफॉर्म क्यों करती है? क्योंकि सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनेलीज। ये जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से जो सेल है उसकी लाइफ इंक्रीज होती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। यह है डायग्राम सेल का। इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल के अंदर का जो कंपोनेंट्स हैं जितने भी, जैसे सेल ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म, इन सभी को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, या ये कह लो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल को प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। अब देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, लेकिन कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर चली जाती हैं। अब जिस प्रोसेस के थ्रू ये सेल के अंदर जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन है द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। मतलब कोई भी जो गैस है, सब्सटेंस है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल, अब ये देखो, ये सेल का डायग्राम है। ठीक है, अब सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है एंड सेल के बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, तो जो ऑक्सीजन है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो अभी हमने पढ़ा कि जो गैसेस हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होती हैं सेल के अंदर एंड सेल के बाहर। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल की भी मूवमेंट होती है, और जिस प्रोसेस से मूवमेंट होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। मतलब कि वाटर की मूवमेंट होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, 3 सिचुएशंस देखेंगे हम जिसमें सेल को अलग अलग सॉल्यूशन में रखा गया है कि सेल के ऊपर अलग अलग सॉल्यूशन किस तरह से अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा है एंड शुगर की अमाउंट कम है। ठीक है, अब ये एक प्लेट ली, प्लेट के अंदर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाला एंड इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने प्लांट सेल डाल दी। ठीक है, अब जो सेल है, सेल के अंदर ज़्यादा शुगर है एंड लेस वाटर है, जबकि जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है यानी कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें लेस शुगर है एंड मोर वाटर है। अगर हम ऑस्मोसिस के डेफिनेशन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? वाटर की मूवमेंट होगी हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अब ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन कहाँ है? जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है वहाँ पे। तो जो वाटर है वो यहाँ से सराउंडिंग सॉल्यूशन से सेल के अंदर चला जाएगा।
तो रिजल्ट ये निकलता है द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। जो सेल है वो टर्जिड हो जाती है क्योंकि जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है उससे वाटर चला जाता है सेल के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन है कि सेल को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें शुगर की अमाउंट ज़्यादा होती है एंड वाटर की अमाउंट लेस होती है, ठीक है। अब जो सेल है उसमें शुगर की अमाउंट कम है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें क्या है? मोर शुगर एंड लेस वाटर। अगर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा कि जो वाटर है वो जाएगा हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। अब हाई वाटर कंसंट्रेशन कहाँ है? सेल के अंदर। और लो वाटर कंसंट्रेशन कहाँ है? जो सेल के बाहर का जो मीडियम है वहाँ पे। तो वाटर सेल से निकल कर चला जाएगा सराउंडिंग सॉल्यूशन में, ठीक है। अब रिजल्ट क्या निकलता है? द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। जो सेल है, सेल में से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, तो सेल श्रिंक हो जाएगी। बिल्कुल ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है ये बिल्कुल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की ऑपोजिट होती है। थर्ड कंडीशन है कि जब सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि जितनी वाटर एंड शुगर की अमाउंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होती है सेम अमाउंट सेल के अंदर भी होती है। तो रिजल्ट क्या निकलता है? नो मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि सेम अमाउंट है दोनों में शुगर एंड वाटर की। द सेल विल स्टे इन सेम साइज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलती है। ये रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इस डायग्राम में देखो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर जो मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर जो है वो है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैकेटिन से मिलकर बनी होती है। ये सेल को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड सेल को जो आउटर मीडियम है यानी कि जो आउटर एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल के बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। देखो जो न्यूक्लियस है उसकी डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है। ये डायग्राम देखो, ये सेल का डायग्राम है, इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो ये न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस है, इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म में थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं डीएनए। तो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में। तो जो क्रोमोसोम है ये डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब देखो जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसमें एक अनडिफाइंड रीजन होता है, ठीक है, जहां पर न्यूक्लिक एसिड होता है और उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट्स एंड वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं यूकैरियोट्स। न्यूक्लियस के बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। जो साइटोप्लाज्म है ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। साइटोप्लाज्म के बाद है सेल ऑर्गेनेलीज। बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एंड लाइसोसोम्स। अब ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं सेल के अंदर। सेल ऑर्गेनेलीज में फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसे ERV लिखते हैं। ये लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर करता है। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखी है पहले, तो जो मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो लिपिड ही होता है, ठीक है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम आके अटैच हो जाता है, तब इन्हें बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब राइबोसोम का काम क्या है? ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ वो भी हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है।
अब होता क्या है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस टाइम पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन का बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है। सेकंड है कि एनिमल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये पॉइजन्स एंड ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है गोल्जी एपरेटस। इसको डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है। जो गोल्जी एपरेटस होता है उसमें वेसिकल्स होते हैं, सिस्टर्न्स होते हैं। जो सिस्टर्न्स होते हैं ये पैरेलली अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है उसको उसके टारगेट साइट पे भेजने का काम गोल्जी एपरेटस ही करता है। ठीक है। अब मटेरियल को पैकेज करना और उसको डिस्पैच करना उसकी टारगेट साइट पर ये गोल्जी एपरेटस के थ्रू होता है। अब जो टारगेट साइट है वो सेल के अंदर भी हो सकती है एंड सेल के बाहर भी हो सकती है। उसके बाद है जो गोल्जी एपरेटस है ये लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है लाइजोसोम्स। जो लाइजोसोम्स हैं उनका काम होता है सेल को क्लीन रखने का। क्लीन कैसे करते हैं ये सेल को? कोई भी फॉरेन मटेरियल जो सेल में आया या फिर कोई भी ओल्ड सेल ऑर्गेनेली, इन सभी को ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है ये लाइजोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि लाइजोसोम्स को सेल का सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो जब सेल डैमेज हो जाती है या जब सेल डिस्टर्ब हो जाती है उस टाइम पर लाइजोसोम बर्स्ट हो जाते हैं। लाइजोसोम बर्स्ट होने की वजह से जितने भी जो लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो खुद की ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी वजह से लाइजोसोम को सुसाइड बैग भी बोलते हैं। मतलब जो लाइजोसोम के एंजाइम है वो खुद की ही सेल को खा लेते हैं। ठीक है। अब खुद को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं मतलब खुद ने ही सुसाइड कर दिया, इसलिए इसे बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है। अब जितनी भी जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर उनके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो सके। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका खुद का डीएनए होता है, उसके खुद के राइबोसोम होते हैं। अब खुद का डीएनए एंड राइबोसोम है, इसी वजह से वो खुद के लिए प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर लेता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स को। ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करते हैं। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं एंड ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स में भी खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। यही 2 ऑर्गेनेली हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स जिनके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। इसके अलावा किसी ऑर्गेनेली के पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है वैक्यूल्स। जो वैक्यूल हैं वो स्टोरेज सैक होते हैं, इनमें सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट स्टोर होता है। ठीक है। एनिमल्स में वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है जबकि प्लांट्स में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। जो प्लांट सेल वैक्यूल होते हैं उनके अंदर सेल सैप भरा हुआ होता है। ठीक है। जो कि सेल को टर्जिड कर देता है। इसके बाद है कि प्लांट वैक्यूल्स में इंपॉर्टेंट मटेरियल भी स्टोर होता है जैसे शुगर, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। अब देखो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वैक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म केवल एक ही सेल से बने होते हैं। ठीक है। अब इनकी बॉडी में जो ये एक्सेस वाटर एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है ये वैक्यूल के थ्रू ही बॉडी के बाहर निकलता है।